चलिए, हमने कंप्लीट कर लिया एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जहां पर मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस के बारे में हमने समझा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है कॉस्ट, उसके बारे में हमने समझा। एक बच्चों को हमेशा डाउट रहता है, सर डायरेक्ट के एग्जांपल्स हमें लिखा दो, इनडायरेक्ट के एग्जांपल लिखा दो सर, ताकि हम जब कॉस्ट शीट वगैरह बनाए तो इट्स बिकम्स इजी फॉर अस। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव अ पर्टिकुलर एग्जांपल और आपको बोल दूं यही चीज डायरेक्ट में आएगा, ये चीज इनडायरेक्ट में आएगा। बेसिक ब्रॉड एग्जांपल्स कैन बी गिवन, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया जब अपने बुक पढ़ रहे थे, सीएमए इंस्टीट्यूट का जब बुक अपने रीड किए, वी हैव डन दैट। बट अगर आप चाहते हो कि एक एग्जॉस्टिव लिस्ट दे दिया जाए कि ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, ये एक बहुत गंदा तरीका है कॉस्ट शीट को या कॉस्ट को एनालाइज करने का। इट शैल बी ऑलवेज लाइक यू एनालाइज अ प्रोडक्ट, यू एनालाइज अ सर्विस, यू एनालाइज अ ऑर्डर, और उसके अंदर आइडेंटिफाई करो क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है। दो विल बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चन, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या चीज डायरेक्ट में लेना है, क्या चीज इनडायरेक्ट में लेना है, तो उसका आप चिंता ना करें। ठीक है, तो धीरे धीरे क्वेश्चंस के साथ वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में कॉस्ट पढ़ाया था, कॉस्ट होता क्या है वो इससे पहले वाले वीडियो में समझाया, तो डोंट बी इन अ बिट रश, हम लोग धीरे धीरे उसको डिस्कस करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट डिस्कस करने के बाद अब मैं तुम्हारे कॉस्टिंग के सिलेबस के सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन में आ रहा हूं, जो है हमारा कॉस्ट शीट। जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में समझाया था, हमारे एग्जाम में कॉस्टिंग 20 मार्क्स का आएगा फाउंडेशन लेवल पर, 12 मार्क मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 8 मार्क का कॉस्ट शीट। तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड मैंडेटरी, एग्जाम में कंपलसरी, आप समझ लो ये आपको अटेंड करना ही है। तो इसको आपको सीखना है, बनाना सीखना है, किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से समझते हैं, क्या क्या चीज कहां आएगा, क्या कॉस्ट नहीं आएंगे, एवरीथिंग हैज टू बी अंडरस्टैंड इन डेप्थ, सो दैट एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए आप इजीली उसको क्रैक कर सको। और उस 8 मार्क के साथ 2 से 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप मान के रखो, हमेशा कॉस्ट शीट से आपको देगा ही। तो स्टार्ट करें हम लोग डिस्कशन। चलिए, कॉस्ट शीट में बिफोर आई स्टार्ट और गो इनटू द फॉर्मेट, लेट अस ब्रीफली डिस्कस व्हाट इज अ कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने के क्या फायदे हैं, क्यों मैनेजमेंट कॉस्ट शीट बनाता है, ये बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं। कॉस्ट शीट इज बेसिकली नथिंग बट अ स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट incurred to produce a particular product, to execute a particular job, ऑर्डर और टू रेंडर अ पर्टिकुलर सर्विस। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो या आपने कोई जॉब लिया है, जॉब वर्क पे आप कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप कोई सर्विस प्रोवाइड करने जा रहे हो, तो उस प्रोडक्ट का, सर्विस का, जॉब का, ऑर्डर का क्या कॉस्ट है टोटल, वो कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए हम लोग जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट शीट। और इस स्टेटमेंट में आप टोटल कॉस्ट के साथ साथ पर यूनिट भी एनालाइज करते हो, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर जॉब, एंड कितना आपको अपने कस्टमर से चार्ज करना चाहिए, सो दैट यू कैन अर्न योर डिजायर्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन ऑन द प्रोडक्ट। So it is nothing but a statement of cost which helps you to identify or calculate the total cost incurred to produce a product or to render a particular service. अब कॉस्ट शीट बनाने का फायदा क्या है, क्यों बनाता है कॉस्ट शीट? सबसे पहला तो बेसिक कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। ये जब आप कॉस्ट कैलकुलेट करोगे तो कॉस्ट से आप सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट कैलकुलेट कर पाओगे कि वो प्रोडक्ट या सर्विस आपको कितने दाम पर रेंडर करना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए। अगर आपके पास कोई गवर्नमेंट से या कोई कंपनी से टेंडर आता है या आपसे कोई कोटेशन मांगता है कि हमको एक बड़ा ऑर्डर देना है, हमको ये गुड्स चाहिए, सर्विस चाहिए, बताओ कितने में प्रोवाइड कर पाओगे, तो एक्यूरेटली आपको कॉस्टिंग करके बताना पड़ेगा कि आप कितने कम से कम दाम में वो गुड सर्विस प्रोवाइड कर सकोगे, ताकि आपको वो टेंडर या वो ऑर्डर आपको मिल सके। या फिर अगर कोई कॉस्ट आपको कंट्रोल करना है, किसी कॉस्ट का रिडक्शन करना है, कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये सारा चीज आइडेंटिफाई करने के लिए कॉस्ट शीट बनाया जाता है। जब हम लोग कॉस्ट शीट बनाते हैं ना, बेसिक कॉस्ट शीट की बात कर रहा हूं, हम लोग कॉस्ट शीट में जितने भी कॉस्ट लगते हैं उसको फंक्शनली क्लासिफाई करते हैं। फंक्शनली मतलब कॉस्ट किस किस चीज पे लग रहा है, उस बेसिस पे कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। मटेरियल पे कितना खर्चा लग रहा है, लेबर पे कितना खर्चा लग रहा है, प्रोडक्शन ओवरहेड पे कितना खर्चा लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पे कितना खर्चा लग रहा है, इस तरीके से हम कॉस्ट शीट में क्लासिफाई करते हैं। कॉस्ट शीट का कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट एज सच जरूरी नहीं है सारे मैनेजमेंट फॉलो करे। मैनेजमेंट अपने हिसाब से, अपनी इंफॉर्मेशन नीड के हिसाब से अपने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाती है। हाउएवर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है, बट वो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट फाउंडेशन लेवल में आपको नहीं समझना। फाउंडेशन लेवल में आपको एक प्लेन सिंपल कॉस्ट शीट बनानी है और एक प्रोडक्ट, जॉब या ऑर्डर का कॉस्ट कैलकुलेट करना आना चाहिए।
तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। कॉस्ट शीट क्या होता है, क्यों बनाते हैं, एक बार रीड करते हैं। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट designed to show the output of a particular accounting period along with breakup of cost. There is no fixed form for preparation of cost sheet, but in order to make cost sheet more useful, it is generally presented in columnar form. एकदम बेसिक बात डिस्कस किया। Advantages: it discloses the total cost and cost per unit of the units produced. It enables a manufacturer to keep a close watch and control over the cost of production. By providing a comparative study of various element of cost with the past result and standard cost, it is possible to find out causes of variation in cost and to eliminate adverse factors and condition which go to increase the total cost. Cost control, cost reduction में help कर रहा है. It acts as a guide to the manufacturer and helps him in formulating definite useful production policy. It helps in fixing up the selling price more accurately. It helps business to minimize cost of production when there is a cutthroat competition. It helps the business to submit quotation with reasonable degree of accuracy against टेंडर्स फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. कभी कोई गवर्नमेंट से टेंडर आया, बड़ी कंपनी से टेंडर आया कि यार हम आपसे गुड्स खरीदेंगे, आप हमें प्राइस बताओ, कितना प्राइस में आप गुड्स दोगे, क्या क्वालिटी ऑफ गुड्स दोगे. तो उसके लिए आपको एक्यूरेटली कॉस्टिंग करना होगा ताकि आप कम से कम दाम में उसको गुड्स प्रोवाइड करके ये आप ऑर्डर ले सके और इससे आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सके. तो बेसिकली कॉस्ट शीट इज नथिंग बट जो प्रोडक्ट, जो ऑर्डर, जो जॉब, जो सर्विस तुम प्रोवाइड करने जा रहे हो उसको बनाने के लिए कितना तुम्हारा कॉस्ट लगा उसका एक स्टेटमेंट है. तो इट इज नथिंग बट कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ अ और अ सर्विस. पहले बताओ कॉस्ट शीट क्या होता है, वो बेसिक बात समझ में आया. अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है, इंस्टीट्यूट की मैट में दिया हुआ है, बट मैं वो आपको इंस्टीट्यूट की मैट से पढ़ाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि मैं चाहता हूं आप कॉपी में लिखें. अभी तक मैंने आपको कॉपी में लिखने के लिए कुछ नहीं बोला है. ये फर्स्ट चीज है जो आप अपनी कॉपी में लिखोगे. प्लीज कॉपी में हेडिंग डाले, प्लीज कॉपी में हेडिंग डाले, मैं आपके साथ साथ बनाऊंगा. हेडिंग डाले, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट, फॉर्मेट ऑफ कॉस्ट शीट. स्टार मार्क कर ले इसको, ये इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डन. कॉस्ट शीट आप जो बना रहे हो सबसे पहले हमेशा किस चीज का कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हो वो लिखना चाहिए. वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, कोई जॉब हो सकता है पर्टिकुलर, कोई ऑर्डर हो सकता है. तो वो जो भी प्रोडक्ट, जॉब या ऑर्डर नंबर है वो आपको सबसे पहले मेंशन करना चाहिए किस चीज का आप कॉस्ट कैलकुलेट करने जा रहे हो. कॉस्ट शीट फॉर्मेट वाइज बिल्कुल सिंपल है. अगर मैं अच्छे से बनाऊं, आप भी मेरे साथ साथ बनाएं अच्छे से. ये पूरा पेज लगेगा बनाने में. अभी तो मैं पार्ट ऑफ द पेज में बना रहा हूं, आप भी मेरे साथ साथ बनाएं. सबसे पहले पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस और कॉस्ट पर यूनिट. अगर आपको यूनिट वाइज कैलकुलेट करना है टोटल कॉस्ट अमाउंट कॉलम में आ जाएगा. अगर आपको यूनिट वाइज भी कैलकुलेट करना है कि हर यूनिट बनाने में कितना खर्चा लगा है तो आप उसके साथ साथ यूनिट वाइज कैलकुलेट कर सकते हो. ये कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड है या सोल्ड है, जो गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से चलेंगे. और एक बार हमने गुड्स प्रोड्यूस कर लिया फिर जो कॉस्ट ऑफ गुड्स हम सोल्ड कर रहे हैं उसके हिसाब से हम चलेंगे. बट ये प्रोडक्शन के हिसाब से जो फिनिश गुड्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो उसके हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट. अब कॉस्ट शीट में जब हम बनाएंगे सबसे पहला जो खर्चा आएगा वो है डायरेक्ट कॉस्ट. हम जानते हैं तीन मेन खर्चे होते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस. डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस. सबसे पहले हम लोग हमेशा कॉस्ट स्टार्ट करते हैं विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट व्हिच इज द डायरेक्ट कॉस्ट एक्चुअली. तो सबसे पहला जो कॉस्ट आएगा, मेरे साथ साथ लिखे, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड. आप इसको डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड भी लिख सकते हैं, रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल्स कंज्यूम्ड. डन. अब कंज्यूम्ड जब आप निकालते हो आपको पता है कैसे निकालते हैं हम लोग. सबसे पहले आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स माइनस
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये आपको मिल जाएगा रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड। टोटल हमने कितना रॉ मटेरियल पूरे साल भर में यूज किया है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वी आर डीलिंग इन, ये आ जाएगा आपका सबसे पहला और इंपॉर्टेंट खर्चा, यानी डायरेक्ट मटेरियल। बिना मटेरियल के आपका गुड्स तो प्रोड्यूस हो ही नहीं सकता। मटेरियल के बाद नेक्स्ट खर्चा होता है डायरेक्ट वेजेस। कोई लोग डायरेक्ट लेबर भी बोलते हैं, डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रोडक्शन वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस भी बोलते हैं। तो डायरेक्ट वेजेस या प्रोडक्टिव वेजेस या डायरेक्ट लेबर, ये दूसरा खर्चा, मोस्ट इंपॉर्टेंट खर्चा, बड़ा खर्चा। तीसरा आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। लेबर और मटेरियल को छोड़ के जो दूसरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो यहां पर आ जाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिख देता हूं, बट मैं वापस बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है हर बार ये कॉस्ट डायरेक्ट ही होंगे। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये एग्जांपल्स आप यूज कर सकते हो। कैरेज इनवर्ड, ये आप चाहो तो परचेज के कॉस्ट में भी इंक्लूड कर सकते हो। जो ये परचेज का मैंने कॉस्ट दिया है इसमें भी इंक्लूड किया जा सकता है। उसके बाद रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, हायर चार्जेस यानी रेंट ऑफ स्पेशल मशीनरी, स्पेशल मशीनरी, कॉमा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स ये वो वाला ड्राइंग्स नहीं जो अकाउंट्स में सीखते हो। कोई प्रोडक्ट स्पेशल प्रोडक्ट या कुछ है तो उसका ड्राइंग रेडी करना पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट प्रोडक्शन, तो वो ड्राइंग्स एंड अदर स्पेसिफिकली चार्जेबल एक्सपेंसेस, स्पेसिफिकली चार्जेबल एक्सपेंसेस। इस प्रोडक्ट को, सर्विस को या इस जॉब को कंप्लीट करने के लिए अगर कोई अलग अदर खर्चा है जो डायरेक्टली इससे रिलेटेड है, वो हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये खर्चे हो गए मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डन है। तो सबसे पहले जो हमने बोला मेन खर्चे यानी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल में आ गया रॉ मटेरियल यूज्ड, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, फिर डायरेक्ट वेजेस और तीसरा आ गया डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं, इन तीनों को जब हम ऐड कर देते हैं, इस टोटल कॉस्ट को, इस टोटल कॉस्ट को हम लोग बुलाते हैं प्राइम कॉस्ट्स या डायरेक्ट कॉस्ट्स। एग्जाम में हो सकता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क का है उसमें आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दे, बोले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके दो। तो आपको जब भी कॉस्ट शीट सीखना है, आपको कॉस्ट शीट पूरा फॉर्मेट तो एक साथ याद रखना ही है, बट अगर आप एक एक डिवीजन में याद रखोगे तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू लर्न एंड टू कॉन्सेप्चुअलाइज इट फॉर एवर। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ रहे हैं कि हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट एलिमेंट डायरेक्ट मटेरियल, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। रियल लाइफ में अगर पूछो मैनेजमेंट किस तरीके से कॉस्ट शीट बनाता है, मैनेजमेंट बोलता है प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट खर्चे हैं वो पहले आने चाहिए, फिर आप दूसरे खर्चे नीचे दिखाओ, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। तो कॉस्ट शीट ऑलवेज स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, नॉर्मली जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। पहले बताइए फर्स्ट पार्ट कॉस्ट शीट का क्लियर है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड या डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे चलते हैं, ये हो गए मेरे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस या डायरेक्ट कॉस्ट्स। अब डायरेक्ट कॉस्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट कॉस्ट के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट कॉस्ट। इसको मैं ठीक कर देता हूं, आप भी ठीक कर लो। डायरेक्ट के बाद इनडायरेक्ट। नेक्स्ट मैं लिखता हूं खर्चा, आप मेरे साथ लिखते जाएं। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड, ओवरहेड मतलब क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो रिलेटेड टू गुड्स है, सर्विसेज है, वो लिखना चालू करते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड को दूसरा नाम भी दिया गया है वर्क्स ओवरहेड। इसको बहुत लोग मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन ओवरहेड भी बोलते हैं।
तो ये अलग अलग नाम इसलिए लिखा रहा हूं कि अगर आपको इस नाम से दे दे तो अब ये घबराओ नहीं, ये फैक्ट्री ओवरहेड ही है, उसको यहाँ पे ऐड करना है। अब फैक्ट्री में लगने वाले खर्चों का मैं एग्जाम्पल आपके साथ कुछ शेयर कर लेता हूं। सबसे पहले बेसिक एग्जाम्पल, इनडायरेक्ट मटेरियल्स। जैसे मैंने आपको बताया था, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, मशीन ऑयल्स, कंज्यूमेबल्स, क्लीनिंग मटेरियल, रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जो मटेरियल है वो सारा यहां आ जाएगा। इनडायरेक्ट लेबर, हमारे दरवान की सैलरी, कैंटीन में काम करने वाले लोगों की सैलरी, सुपरवाइजर की सैलरी, ये यहां आ जाएगा, जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। फिर आ जाएगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का पावर, फ्यूल। फिर आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रीसिएशन। फिर रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ये सारे खर्चे जो फैक्ट्री में इनकर हो रहे हैं, ये सारे खर्चे हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड में, या आप बोल लो वर्क्स ओवरहेड में इंक्लूड करेंगे। अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, बेसिक नॉलेज के लिए आपको दिया कि ये सारा चीज मेरा फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। अब फैक्ट्री ओवरहेड को जब आप डायरेक्ट कॉस्ट से ऐड कर दोगे, इसको हम लोग बोलते हैं, इस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं, ये टोटल कॉस्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट या ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट या ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद हम लोग इससे ऐड करते हैं, बहुत ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। WIP आपको पता होना चाहिए, फाइनल अकाउंट्स में आपको पढ़ाया भी है। WIP तो फिर जो कॉस्ट आता है, उसको हम लोग बोलते हैं नेट वर्क्स कॉस्ट या नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सर ये WIP क्या हुआ, थोड़ा समझाइए ना। WIP मतलब हो गया वर्क्स इन प्रोग्रेस। ये वो यूनिट्स है जो हमने बनानी शुरू कर दी बट हम अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए। अगर मैं क्लोजिंग की बात करूं, ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर बनाना शुरू किया था बट लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हुआ, इस साल जाके कंप्लीट हुआ। अगर मैं बोलूं इस साल जाके ये यूनिट्स कंप्लीट हुई, मतलब ये इस साल का प्रोडक्शन का पार्ट है। तो जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है जो लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हो पाया, इस साल कंप्लीट हुआ, उसका कॉस्ट मैं फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। और जो अभी भी मेरे पास यूनिट्स है जो अभी तक पूरा नहीं बना, पार्टली कंप्लीटेड गुड्स है, वो मैं इस साल के कॉस्ट से माइनस कर दूंगा, ताकि मैं ये कैलकुलेट कर सकूं कि मैंने कितना फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किया है, मैंने कितना फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस किया है। तो ओपनिंग WIP इस साल फिनिश्ड गुड्स बनेगा ऐड, क्लोजिंग WIP नहीं बन पाएगा माइनस। आपको पता है यहां तक सेम काम हम लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में भी करते थे, एकदम सेम काम हमने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में यहां तक किया है। आप एक बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट खोल के देख लो, आपको ये दिख जाएगा। सर आप हमें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ना कुछ और चीजें भी करवाते थे, जैसे अगर कोई रॉ मटेरियल का स्क्रैप सेल हुआ है, अगर कोई वेस्ट या जॉइंट बाई प्रोडक्ट का सेल हुआ है, तो उसका जो NRV था या सेल वैल्यू था वो भी हम कॉस्ट से लेस कर देते थे। बिल्कुल, अगर कोई स्क्रैप का सेल हुआ है, अगर कोई बाई प्रोडक्ट का सेल हुआ है, तो वो आप यहाँ नेटवर्क्स कॉस्ट निकालने से पहले माइनस कर देना, फिर जो आएगा वो आपका नेटवर्क्स कॉस्ट आएगा। तो अगर कोई रॉ मटेरियल का स्क्रैप आपने सेल किया है जिससे आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है, वो हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट निकालते समय लेस कर देंगे और फिर नेट फैक्ट्री कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो यहां तक तो बिल्कुल कहानी सेम है जो मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ऑलरेडी पढ़ा रखी है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स के बाद अभी भी खर्चे खत्म नहीं हुए, बहुत सारे खर्चे लगते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट जो आएगा, मैं इसको यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं, वर्क्स कॉस्ट, ये हो गया। नेक्स्ट ऐड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। देखो ये मैं करवा तो रहा हूं यहां पे, बट आप जब इंटर लेवल में जाओगे और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉस्ट शीट बनाओगे, वहां पे इस चीज का डिफरेंस आ जाएगा। मैं पहले ही आपको बोल रहा हूं, अभी मैं सारे टाइप के ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपको यहां लिखाऊंगा, बट इंटर लेवल में यहां पे चीजें चेंज हो जाएगी, क्योंकि नया जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आया है उसमें सारे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऐड नहीं किए जाते कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, वही जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वही ऐड किए जाते हैं। बट
फॉर फाउंडेशन लेवल। इंस्टीट्यूट की मैट ने आपको यही पढ़ने बोला है, इसीलिए अपने को यही पढ़ना पड़ेगा। फाउंडेशन लेवल बेसिक चीजें समझनी है, ज्यादा ज्ञान तक जाने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट बोलता है। डन। अब ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आपके स्टाफ का सैलरी, आपके स्टाफ या एम्प्लॉइज का सैलरी, आपके ऑफिस का रेंट, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बिजनेस का जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, उसके बाद जो आपके ऑफिस का रेंट हो गया, ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी, फिर प्रिंटिंग स्टेशनरी, लीगल एक्सपेंसेस, एक्सक्यूज मी, यानी बिजनेस को एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जितने भी खर्चे लगते हैं वो सारे के सारे खर्चे ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। ये खर्चे जब मैं ऐड कर दूंगा वर्क्स कॉस्ट से, तो हम लोगों को पता है क्या मिल जाएगा, हम लोगों को मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर एक बात का डाउट है, मैंने पूछा क्या? सर आप नाम दे रहे हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बट सर ये सारे खर्चे तो स्ट्रिक्टली स्पीकिंग प्रोडक्शन में लगा ही नहीं होगा, ये तो बिजनेस को संभालने का खर्चा है, ये गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए थोड़ी है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, इसीलिए पुराने फॉर्मेट से जब नए फॉर्मेट में चेंज किया, अब ये सारा ऐड करना अलाउड नहीं है, सिर्फ उतना ही पोर्शन जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है वही आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर। अदर एक्सपेंसेस आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसीलिए वो नया चेंज आया। बट फाउंडेशन लेवल में वापस बोल रहा हूं, आपको ये सीखना है। डन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से हम लोग ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो पता है हम लोगों को क्या मिल जाएगा? इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये मैंने आपको नया कुछ नहीं पढ़ाया है, ये सेम काम आप करते थे जब मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के बाद जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो पता है आप क्या करते थे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से आया, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में, ये हो जाता था आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल से कंपेयर करते थे, आ जाता था ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ये आपको ऑलरेडी पता है। बस एक ही नया चीज है जो वहां नहीं करते थे यहां कर रहे हैं, पता है क्या? वहां ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पीएल में आता था, यहां पे बोल रहा है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के अंदर इंक्लूड कर लो। हाउएवर इंटर लेवल पे जब जाके सीखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये चीज सही नहीं है, और वहां से इस समय ये सब चीज हटा देना। मैं इंस्टीट्यूट का मैट का फॉर्मेट दिखाऊंगा, वही है जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपको भी वही सीखना है जो हम लोग कर रहे हैं। पहले बताइए यहां तक बात ठीक है? अब सुनना ध्यान से मेरा। हमने एक कॉलम बनाया था कॉस्ट पर यूनिट, कुछ नहीं करना है, एकदम बेसिक। जो टोटल मटेरियल कॉस्ट लगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, कॉस्ट पर यूनिट। जो टोटल लेबर लगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये कॉस्ट पर यूनिट। टोटल एक्सपेंसेस लगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये कॉस्ट पर यूनिट। तो टोटल प्राइम कॉस्ट आ गया पर यूनिट। फिर जितना फैक्ट्री ओवरहेड लगा डिवाइड कर दिया तो आ गया कॉस्ट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ये निकल गया। फिर ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी करके नेट्स वर्क कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तो आ गया कॉस्ट पर यूनिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। फिर ये सारा खर्चा का टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया गया कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पे आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सबको ऐड करते गए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया। मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कॉस्ट पर यूनिट आपने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद हमने ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड लेस कर दिया, तो अब आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहां तक मैं जब भी काम करूंगा पर यूनिट कैलकुलेशन, ये पर यूनिट कैलकुलेशन हमेशा होगा ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किया। अब यहां से जो मैं काम शुरू करूंगा, यहां से
अब यहां से हमेशा काम शुरू होगा ऑन नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स था आपने उसको एलिमिनेट कर दिया, मतलब अब आप प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं चल रहे हो, अब आप सोल्ड के हिसाब से चल रहे हो। तो अब जब कॉस्ट पर यूनिट निकालने जाओ प्लीज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड चेक करना, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड मत चेक करना। तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है, अप टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितना आपका यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है उसके हिसाब से पर यूनिट निकालो, फ्रॉम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जितना आपका यूनिट सेल हुआ है उसके हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा। लास्ट इससे हम लोग ऐड करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, अगर मैं सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इससे ऐड कर दूं, एग्जांपल लिखवा देता हूं आपको, एग्जांपल बताओ, एडवर्टीजमेंट, सेल्समैन कमीशन, सेल्समैन सैलरी, ये सारे जो सेलिंग के लिए आप खर्चे कर रहे हो गुड्स को बेचने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा, कैरेज आउटवर्ड, सेकेंडरी पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग चला गया मटेरियल में ऊपर, यहां आ गया सेकेंडरी पैकिंग, पैकिंग कॉस्ट, ये सारा का सारा खर्चा हो गया सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जब आप इससे सेलिंग कॉस्ट ऐड कर देते हो तो आपको पता है क्या मिलता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कर दोगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। आप हर का कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, प्लीज डिवाइडेड बाय, यहां से निकलेगा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, जो बेचा उसके हिसाब से, क्योंकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स हटा दिया, मतलब अब वही बचा है जो मैंने सेल किया, तो वो सेल के हिसाब से ही निकलेगा। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अगर हम लोग ऐड कर देते हैं प्रॉफिट तो निकल जाता है हमारा सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट निकल जाता है हमारा सेल्स। ये आपका टोटल कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट भले ही एक पेज लंबा हो बट फॉर्मेट बिल्कुल सिंपल है। अभी तो मैंने फॉर्मेट आपको लिखाया है, अब फॉर्मेट में बताऊंगा, समझाऊंगा, लिखने के साथ भी बहुत कुछ बोला आपको। कॉस्ट शीट जब भी बनाएंगे पहले बेसिक याद करो, बेसिक ब्रॉड हेडिंग्स याद करो। सबसे पहले आएगा डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद सेल्स। प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स। प्राइम कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट मटेरियल ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तीनों ऐड किया प्राइम कॉस्ट। इससे फैक्ट्री ओवरहेड, इनडायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट ऑलरेडी आ चुका है, इनडायरेक्ट फैक्ट्री का खर्चा ऐड करो, आ जाएगा वर्क्स ओवरहेड। अगर डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है तो ऐड ओपनिंग डब्ल्यूआईपी लेस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, क्या आ गया, नेट वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा ऐड किया तो आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये जो मैंने किया इंटर लेवल पे सही नहीं है, बेसिक फाउंडेशन के लिए पढ़ा रहा हूं। इसके बाद हम लोग ऐड करेंगे, बताओ क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो अगर फिनिश गुड्स हटा दिया तो अब बच गया, क्लोजिंग स्टॉक हटा दिया तो बच गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड किया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस तो आया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड किया प्रॉफिट तो आ गया टोटल सेल्स। हमेशा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जब भी पर यूनिट खर्चा निकलेगा, पर यूनिट खर्चा निकलेगा वो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड के हिसाब से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से जब भी निकालोगे वो हमेशा नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड के हिसाब से। जब सेल्स देखेंगे तो जितना यूनिट बिका, जब प्रोड्यूस देखेंगे तो जितना यूनिट प्रोड्यूस किया। ये आपका फॉर्मेट है कॉस्ट शीट का। होप आपने धीरे धीरे मेरे साथ ये कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लिया होगा। मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी एडजस्ट किया, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ऐड किया ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड लेस किया क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स तो आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऐड किया सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस तो आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐड किया प्रॉफिट तो आ गया टोटल सेल्स। ये आपके कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है। अगर आप इंस्टीट्यूट मैट का फॉर्मेट देखना चाहते हो एक बार मैं आपको दिखा दूं। इंस्टीट्यूट मैट का फॉर्मेट भी बिल्कुल जो मैंने लिखा है वैसा ही है, बस इन्होंने ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश गुड्स को एडजस्ट नहीं किया है, हमने सारा एडजस्टमेंट कर लिया तो हमारा ये आ रहा है। डन। याद रखने के लिए वापस मेरे साथ, प्राइम कॉस्ट,
फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स डन है बात। प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, एड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, एड opening WIP less closing WIT, net factory cost, add office administration, cost of production, opening finished goods, closing finished goods adjust किया, cost of goods sold, add किया selling distribution, cost of sales, add किया profit, तो आ गया finally sales। डन है मेरा बात। ये हमने अभी फॉर्मेट सीखा, मैं सम्स इस वीडियो में नहीं बनाऊंगा, सम्स नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है समझ लो। अभी मैंने सिखाया कि कॉस्ट शीट जब बनाओगे तो कहां कहां क्या क्या खर्चा आएगा, बट कुछ खर्चे ऐसे हैं जो कभी भी कॉस्ट शीट में आपको इंक्लूड नहीं करना। द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट शीट, यानी कॉस्ट कंप्यूट करते समय ये सारे आइटम्स कभी भी आपको इंक्लूड नहीं करने हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन में गंदगी करने के लिए वो सब आइटम्स दिया हुआ रहेगा, वो सब आइटम्स को आपको एलिमिनेट करना है, लेना नहीं है। मैं कुछ एग्जांपल्स आपके पास लिखता हूं, आपको ये सारा मिल जाएगा। पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होगा, ये नहीं लेना है। जिसको हम लोग ड्राइंग्स बोलते थे, अरे यार ये तो मैं पीएल में भी नहीं लेने देता था, ये तो मैं बैलेंस शीट में कैपिटल से लेस करवाता था, तो ये खर्चा ही नहीं है, इसको कभी भी कॉस्ट शीट में भी नहीं लेंगे। नंबर 2, इंटरेस्ट और फाइनेंस कॉस्ट, ये गुड्स को बनाने का खर्चा नहीं है, तो इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आएगा। नंबर 3, इनकम टैक्स का खर्चा, ये इनकम टैक्स का खर्चा प्रॉफिट कमाने के बाद जो आपने कमाया उसके बाद जो पेमेंट करते हो टैक्स गवर्नमेंट को, वो है, तो ये प्रॉफिट कमाने के बाद का खर्चा है। नेक्स्ट नंबर 4, एप्रोप्रिएशन, जैसे आप लोग बचपन में एप्रोप्रिएशन क्या क्या जानते हो, सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वगैरह, वो सब यहाँ पे कभी भी नहीं आएगा। ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सारा चीज कभी भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बैड डेट्स, जो पैसा नहीं मिला वो बेचने के बाद का बात है, वो बेचने तक का बात नहीं है। डिस्काउंट अलाउड, बेचने के बाद का बात है, ये सारा चीज कभी भी कॉस्ट शीट में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो मैंने कुछ आपको एग्जांपल्स दिए जिनको आपको कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करना चाहिए। नंबर 6, वॉल्यूंटरीली एक्सपेंसेस जैसे डोनेशंस, ये कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं है, ये आप अपने इच्छा से कर रहे हो। कैपिटल लॉसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, कैपिटल लॉसेस और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये कभी भी आपके कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेंगे, ये सारे खर्चे हो गए। नेक्स्ट, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और गुडविल, ये कभी भी आपके कॉस्ट के पार्ट नहीं बनेंगे। तो इन सब चीजों को आपको कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करना है। वापस बोल रहा हूं, पर्सनल एक्सपेंसेस यानी ड्राइंग्स, इनकम टैक्स का खर्चा, फिर एप्रोप्रिएशन जैसे जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्सेट्रा, ये सब कभी भी कॉस्ट में नहीं आएगा। बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, ये सब सेल्स के बाद का चीज है, सेल से पहले का चीज नहीं है। उसके बाद प्रॉफिट पर जो इनकम टैक्स आप पेमेंट करोगे। कैपिटल लॉसेस, कैपिटल एक्सपेंडिचर, वॉल्यूंटरीली यानी खुद के मन से किया हुआ खर्चा, डोनेशन, सीएसआर वगैरह, सीएसआर इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे खर्चे कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। एक बार पढ़ते हैं। इनकम टैक्स, डिविडेंड टू शेयर होल्डर, ये भी शेयर होल्डर को दिया हुआ पैसा, एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। उसके बाद प्रीमियम और रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर, ये सब शेयर्स डिबेंचर को जब हम रिडीम करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट किया, ये गुड्स बनाने का खर्चा नहीं है। कैपिटल लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन जिसको फाइनेंस कॉस्ट बोलता हूं, डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिस्काउंट ऑन शेयर डिबेंचर, कमीशन टू मैनेजिंग डायरेक्टर, ये कमीशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, प्रोडक्शन बेस्ड नहीं, प्रॉफिट बेस्ड, ये सब नहीं आएगा। अंडर राइटिंग कमीशन, राइटिंग ऑफ गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, बैड डेट्स, ट्रांसफर टू रिजर्व, शेयर प्रीमियम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्रॉइंग ऑफ प्रोपराइटर, पर्सनल एक्सपेंसेस ऑफ ओनर, ये सारे खर्चे कभी भी कॉस्ट शीट में लेने नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, कॉस्ट शीट बनाते समय लेना क्या है, गुड्स को बनाने का खर्चा,
गुड्स को बेचने के लिए डिस्ट्रीब्यूट करने का खर्चा, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा, ये सब आएगा कॉस्ट शीट में। बट उसके बाद जो खर्चा होता है, जैसे प्रॉफिट से इनकम टैक्स देना, प्रोप्राइटर का ड्राइंग, एप्रोप्रिएशन, बैड डेट्स, डिस्काउंट्स, ये सारे खर्चे कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। ध्यान रखना है, इसके ऊपर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछता है और कुछ बड़े कॉस्ट शीट के क्वेश्चन में एक दो एलिमेंट दे देगा और आप गलती से अगर उसको इंक्लूड कर दिए तो कॉस्ट शीट में मार्क्स कट जाएगा। और एग्जाम में कॉस्ट शीट का जो मार्किंग होता है ना, वो जैसे मैंने फेज वाइज सिखाया, प्राइम कॉस्ट राइट है 2 मार्क, फिर फैक्ट्री कॉस्ट राइट है 3 मार्क, 1 मार्क और 3 मार्क, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक राइट है 2 मार्क और 5 मार्क। मतलब वो फेज वाइज फेज मार्किंग होगा और उसी के हिसाब से आपको स्टेप मार्किंग मिलेगा। तो आपको ध्यान से कॉस्ट शीट बनाने का है। तो इस वीडियो में, यहां वीडियो ओवर कर रहा हूं, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉस्ट शीट का फॉर्मेट एंड इंट्रोडक्शन। एक बार वापस रिवाइज करा रहा हूं। कॉस्ट शीट क्या है? एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट है जहां पे किसी प्रोडक्ट को बनाने का, सर्विस को प्रोवाइड करने का कितना खर्चा लगा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसका कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है, मैनेजमेंट अपनी नीड के हिसाब से बनाता है। हाउएवर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिया हुआ है जो फॉलो कर सकती है मैनेजमेंट वाइल प्रिपेयरिंग इट्स कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट बनाने का एडवांटेज क्या है? कॉस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे, सेलिंग प्राइस डिटरमाइन कर पाएंगे, अगर कोई बिड्स, कोटेशंस वगैरह देना है अच्छे से दे पाएंगे, कोई कंट्रोल करना है कॉस्ट पे या कॉस्ट रिडक्शन करना है तो कॉस्ट शीट आपको बहुत हेल्प करेगा। ये सारा कॉस्ट शीट का एडवांटेजेस था। कॉस्ट शीट स्टार्ट होता है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट यानी डायरेक्ट कॉस्ट। सारा डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट से फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया, आ गया फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड ओपनिंग WIP लेस क्लोजिंग WIP, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन खर्चा ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐड सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। ऐड प्रॉफिट, आ गया टोटल सेल्स। अगर पर यूनिट निकालना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक तो जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ उसके हिसाब से, फिर सेल्स का जब आएगा तो जितना यूनिट्स बिका उसके हिसाब से। इस तरीके से हम लोग काम करेंगे। कुछ खर्चे कभी भी कॉस्ट शीट में नहीं आएंगे। पर्सनल एक्सपेंसेस यानी ड्राइंग्स, जो ओनर का खर्चा है पर्सनल, इनकम टैक्स वगैरह का खर्चा, फाइनेंस कॉस्ट, एप्रोप्रिएशंस, बैड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, वॉल्यूंटरी खर्चा लाइक डोनेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल लॉसेस, ये सारे खर्चे कभी भी हम लोग कॉस्ट शीट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये गुड्स को प्रोड्यूस करने का, गुड्स को बेचने का, सेल करने के खर्चे नहीं है, ये उनको छोड़ के अदर एक्सपेंसेस है जो गुड्स के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। पहले बताइए ये बात आपको क्लियर हुआ? ये वाला पोर्शन जो पढ़ाया इंपॉर्टेंट है फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फटाफट एक बार ध्यान देकर जो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट है उसको अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने फॉर्मेट नहीं लिखा, मैं ये दिखा रहा हूं, यहां पे वीडियो को पॉज करो, पहले इतना दूर लिखो, प्राइम कॉस्ट तक वीडियो पॉज करके लिख लिया, फिर प्राइम कॉस्ट के बाद ये लो, वीडियो पॉज कर लो, लिखो, ये हो गया। उसके बाद यहां से वापस वीडियो पॉज करो, लिखो यहां तक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से हो गया आपका फाइनली सेल्स तक, पॉज कर दो और लिख लो। ये आप अच्छे से रीड करो, पढ़ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डन, बाय बाय।